Hello students, good afternoon. This is Rajesh Dubey from National Coaching Center. Today I'm going to start tense. So let us read the tense. टेंस देखते हैं. टेंस मीन्स होता है काल या समय. टेंस तीन प्रकार का होता है. नंबर वन प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्यत काल. तो सबसे पहले देखते हैं कि जो टेंस के तीन भाग होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर. तो एक जो हमें वर्तमान की जानकारी देता है, पास्ट जो हमें बीते हुए समय की जानकारी देता है भूतकाल, और फ्यूचर जो आने वाले समय के बारे में बताता है जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता है कि क्या होगा, क्या घटित होगा. और इन तीनों के चार चार भाग होते हैं. अब वो चारों भाग कौन से हैं देखते हैं. नंबर वन है इनडिफिनिट टेंस, अनिश्चित काल. दूसरा है कॉन्टिन्यूअस टेंस, जारी काल, इसमें कार्य चलता रहता है बराबर. तीसरा है परफेक्ट टेंस, पूर्ण काल, इसमें कार्य जो है पूर्ण हो चुका होता है. परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्णाप मीन्स इसमें कुछ कार्य पूरा हो चुका होता है और कुछ कार्य चल रहा होता है. अब अगर हम इन तीनों के चार चार भाग देखेंगे तो अगर यही प्रेजेंट को यहाँ लगा दें, प्रेजेंट वर्ड यहाँ लगा देते हैं जैसे प्रेजेंट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो ये प्रेजेंट के चारों भाग हुए. अगर यही पास्ट के साथ इनको लगा दें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. और यही अगर हम इस फ्यूचर टेंस के साथ लगा दें, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो आपने देखा कि इन तीनों टेंस के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के चार चार भाग होते हैं और उनको सबको मिला करके पूरा 12 टेंस हो जाता है. तो अब हम लोग एक एक करके देखते हैं. अब जैसे सबसे पहले शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखेंगे तो यहां से शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन लिखते हैं. इंट्रोडक्शन क्या है? वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं. ठीक, ये हो गई पहचान. वाक्य के अंत में यही सब शब्द आते हैं, ता है, ती है, ते है, ता हूं. कैसे अभी हम बताते हैं. अब हेडिंग हम लोग लिखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य. अब सबसे पहले हम रूल देख लेते हैं. रूल वन, आई, वी, यू, दे, आई वी यू दे तथा बहुवचन, बहुवचन के कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीन्स पहला रूप लिखते हैं. अब इसका देख लेते हैं कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे. जैसे सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. दूसरा रूल है
रूल 2, ही, शी, इट तथा एक वचन के कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस लिख देते हैं। अब यहाँ इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे बनाएंगे। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर है। अब हमको जो है इस नियम को ध्यान रखना है। यही नियम, पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे एग्जांपल बताते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन लिखाया था कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू शब्द आते हैं। तो उस तरीके से पहले हम वाक्य देख लेते हैं। राधा बाजार जाती है, एक वाक्य। दूसरा, तुम क्रिकेट खेलते हो। तीसरा, तुम्हारा मित्र गांव में रहता है। अब इसको समझने के लिए पहला नियम ये है कि हम ये जाने कि सबसे पहले यहाँ पे कर्ता आता है। हिंदी के वाक्य में सबसे पहले कर्ता आता है और इसके बाद कर्म आता है, और अंत में क्रिया आती है। ये हो गया हिंदी का स्ट्रक्चर। लेकिन जब हम हिंदी से अंग्रेजी में चेंज करते हैं तो सबसे पहले कर्ता आता है, और इसको अलग कलर लिखते हैं पता चले अच्छे से। ठीक, तो सबसे पहले कर्ता आता है और उसके बाद क्रिया आता है और अंत में कर्म आता है। यही नियम से हमको बनाना है। तो जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो पहला तो पहचान हमने देखा ता है, ती है आया है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही टेंस है। तो अब दूसरा नियम क्या है कि इसको ट्रांसलेट करने सबसे पहले हमको कर्ता लिखना है। देखिए यहाँ कर्ता है और हिंदी में भी कर्ता है, तो कर्ता राधा है। राधा की अंग्रेजी लिखेंगे, क्या हो जाएगा, राधा। ठीक, अब हमको क्रिया लिखना है, लेकिन हिंदी के वाक्य में कर्म है अभी, तो क्रिया हम देखेंगे। क्रिया कहाँ, अंत में है। अंत में जाति, जाना की अंग्रेजी क्या होती है, गो। जाना की अंग्रेजी हम लोगों ने गो लगा दिया। लेकिन एक और कंडीशन है यहाँ पे कि अगर कर्ता एक वचन का है तो हम लोग यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ईएस का प्रयोग करते हैं। राधा गोज, अब जाती है, अब कर्म क्या है, मार्केट। लेकिन स्टूडेंट्स एक चीज याद रख लीजिए, किसी जगह को जाने के लिए प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, वो होता है टू। तो लिख देंगे राधा गोज टू मार्केट। तो अगर आपने देखा हिंदी के वाक्य में कर्ता पहले है, फिर कर्म है, फिर क्रिया है, लेकिन अंग्रेजी में बनाने के लिए सबसे पहले कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म। और दूसरा नहीं, अगर आप ध्यान देंगे तो पहला वाला कर्ता लिखने के बाद फिर वाक्य पीछे से चालू होता है। जैसे आपने लिखा राधा, कर्ता हो गया, अब अंत में क्या है की अंग्रेजी तो लिखी ही नहीं जाती, तो जाती है, तो जाति की अंग्रेजी क्रिया लिखेंगे। जाति क्रिया है, इसकी अंग्रेजी लिखेंगे गोज, राधा गोज। अब फिर पीछे से आगे बढ़ेंगे, बाजार टू मार्केट। तो ये भी नियम आप ध्यान दीजिएगा, आसान हो जाएगा। अब दूसरा ट्रांसलेशन हम लोग करते हैं। तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम करता है, तुम की अंग्रेजी क्या होगी, यू। अब पहले कर्ता लगाने के बाद फिर वही नियम चालू करते हैं, पीछे से चालू करते हैं। हो, मैंने जैसा कि बताया कि है हूं, हो की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। तो अब आते हैं हम लोग क्रिया।
क्रिया ये खेलना, खेलना क्या है? क्रिया। इसकी अंग्रेजी हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्ले। प्ले और क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट। एक तो ये हो गया आउटर, दूसरा कर्ता क्रिया, फिर कर्म, यही वाला देख लीजिए, कर्ता है, कर्म है, क्रिया है हिंदी में, अंग्रेजी में करते समय ध्यान देंगे कर्ता फिर क्रिया फिर कर्म। तो कर्ता हमने यू लिख दिया, क्रिया क्या है? खेलना, खेलना की अंग्रेजी प्ले लिख दिया। चूंकि ये बहुवचन का कर्ता है इसलिए यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे, फिर अंत में कर्म लगा दिए। और इसी तरीके से आप देखिए, जैसे तुम्हारा मित्र गांव में रहता है। अब देखिए यहाँ पर तुम्हारा और मित्र दोनों मिल करके एक साथ कर्ता बनेंगे, तुम्हारा अकेले नहीं, क्योंकि ये पॉसेसिव केस है, इसके साथ कोई न कोई नाउन लगा रहता है। तो तुम्हारा और मित्र दोनों मिल करके कर्ता बन जाएंगे, तो हो जाएगा योर फ्रेंड। योर फ्रेंड ना, अब योर फ्रेंड तो दोनों मिलकर के एक वचन का कर्ता बना रहा है, योर फ्रेंड। अब हम लोग ये कर्ता हो गया, अब क्रिया देखते हैं, क्रिया क्या है? रहना, रहना की अंग्रेजी होगी लिव, तो लिव में यस लगा देंगे, योर फ्रेंड लिव्स गांव में, इन द विलेज, योर फ्रेंड लिव्स इन द विलेज। कर्ता क्रिया कर्म ऐसा भी हो गया। दूसरा कर्ता लगाने के बाद फिर पीछे से चालू करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, कर्ता तुम्हारा मित्र योर फ्रेंड और रहता है लिव्स में इन गांव विलेज, तो ऐसे भी हो गया। ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट और फिर हम आपको बताते हैं दूसरा नियम। ठीक, अब जैसे नेगेटिव सेंटेंस हम लोग लिखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य में लिखेंगे रूल। रूल 1, यदि वाक्य में नहीं शब्द हो तो नहीं के लिए आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन के कर्ता के साथ डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ये पहला नियम हो गया। अब यही में दूसरा नियम देख लेते हैं। ही, शी, इट तथा एक वचन के कर्ता के साथ डज नॉट लिखते हैं। ये आपका नेगेटिव का नियम हो गया। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, एक सेंटेंस हो गया। दूसरा, राधा बाजार नहीं जाती है। तीसरा, वे नदी में नहीं नहाते हैं। अब इन्हीं तीनों वाक्यों को हम लोग देखते हैं। जैसे कि तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, तो ये बहुवचन का कर्ता है। तो मैंने अभी नियम में लिखाया भी है कि आई वी यू देता बहुवचन करता होगा तो हम लोग सहायक क्रिया डू नॉट का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और यही ही, शी, इट एक वचन करता होगा तो डज नॉट लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और जो यस या यस का प्रयोग होता था वो उसका प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे तुम क्रिकेट खेलते हो तो यू।
अब यू बहुवचन का है तो सहायक क्रिया डू नॉट लगेगा, यू डू नॉट। अब खेलना की अंग्रेजी प्ले, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब स्टूडेंट इसका जो स्ट्रक्चर है हम ध्यान देंगे, सबसे पहले कर्ता आता है, फिर क्रिया आता था, वहां पे मैंने बताया था। तो क्रिया का दो रूप होता है, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। यहाँ पे देखते हैं, बाकी तो और भी क्रिया उसको छोड़ देते हैं, यहाँ पर क्रिया का दो रूप देख रहे हैं, जैसे एक सहायक क्रिया एक मुख्य क्रिया, तो दोनों क्रिया साथ ही में रहती है। जैसे यू और ये सहायक क्रिया डू के साथ नाटा गया यू डू नॉट, और फिर मुख्य क्रिया ये प्ले, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। और ठीक इसी तरह से दूसरा देखते हैं, राधा बाजार नहीं जाती है, तो राधा एक वचन का करता है, राधा। अब राधा के साथ क्या लगना चाहिए, डज नॉट, राधा डज नॉट। अब जाना की मीनिंग गो, कहाँ, मार्केट, राधा डज नॉट गो टू मार्केट। यस। अब इसी तरीके से तीसरा सेंटेंस देखते हैं, जैसे वे नदी में नहीं नहाते हैं, तो वे की अंग्रेजी क्या होगी, दे। अब दे के साथ सहायक क्रिया डू नॉट, डू और नॉट, दे डू नॉट, चूंकि ये बहुवचन करता है, दे डू नॉट। नहाना की मीनिंग हो जाएगी बाथ, दे डू नॉट बाथ, कहाँ, नदी में, इन द रिवर, दे डू नॉट बाथ इन द रिवर। ये आपका हो गया निगेटिव सेंटेंस। इसी टेंस में स्टूडेंट्स आता है एक प्रयोग नेवर का। नेवर आता है तो नेवर के प्रयोग में डू और डज का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे वह नहीं आता है ही, वह कभी नहीं आता ही, नेवर कब, तो इसको हम आगे चल करके बताएंगे इससे अलग हट करके। तो ले लीजिए इसका आप स्क्रीनशॉट, फिर आपको बताते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, चलिए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, अब रूल हम लोग देखते हैं। रूल, यदि वाक्य के आरंभ में क्या शब्द हो तो क्या की अंग्रेजी नहीं, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि इसके स्थान पर कर्ता के अनुसार डू या डज में से किसी को शुरू में लिख देते हैं। अभी स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, कर्ता के अनुसार डू या डज, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगर बहुवचन का कर्ता होगा तो हम लोग डू का प्रयोग करेंगे, और एक वचन का कर्ता होगा तो हम लोग डज का प्रयोग। ये बराबर ध्यान दीजिएगा, बहुवचन करता है तो डू, और एक वचन का करता है तो डज। आपको पता ही है कि आई, वी, यू, दे और बहुवचन करता, और ही, शी और एक वचन तो डज। तो हम लोग यहाँ सेंटेंस यहाँ देख लेते हैं, जैसे वाक्य है, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या राधा बाजार जाती है, क्या वे नदी में नहाते हैं, क्या वे नदी में नहाते हैं। पहला सेंटेंस, क्या तुम, अच्छा देखिए, जब तक क्या नहीं लगा था तो ट्रांसलेशन था तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट, सहायक क्रिया लगा ही नहीं था। लेकिन जैसे ही यहाँ क्या आता है, जैसे देखिए, जैसे ही यहाँ क्या आता है, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो हम लोगों को क्या का ट्रांसलेशन नहीं लिखना है, सिर्फ इसके जगह हम लोगों को कर्ता के अनुसार डू या डज लगा देते हैं। तो शुरू में क्या लगाएंगे, डू, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट। अब यहीं से स्टूडेंट्स अंग्रेजी बोलने का शुरुआत करेंगे टेंस से संबंधित वाक्यों को। कैसे, जैसे क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, कोई हिंदी में पूछता है क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो हम बताते हैं हाँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ, या फिर मैं बोलता हूँ मैं नहीं क्रिकेट खेलता हूँ। तो वैसे इंग्लिश में डू यू प्ले क्रिकेट,
तो आप आंसर बोलेंगे यस। अब यू को बदल देंगे आई में, क्योंकि यू पूछा मेरे लिए, तो यस आई। अब खेलना की अंग्रेजी प्ले, यस आई प्ले क्रिकेट। और यही अगर नो में लिख देंगे तो हो जाएगा नो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक। अब जैसे दूसरा सेंटेंस है, क्या राधा बाजार जाती है। अब राधा एक वचन का करता है तो हम लोग सहायक क्रिया डज का ही प्रयोग करेंगे। क्या लगाएंगे, डज। डज राधा, डज राधा गो टू मार्केट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। तो जब यस लगाएंगे तो एक वचन का करता है, राधा, यस राधा। तो यहाँ गो लिखेंगे तो इसमें ई यस, यस है, यस चूंकि एक वचन करता है, यस राधा गोज टू मार्केट। और नो में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, नो राधा डज नॉट गो टू मार्केट। ठीक। अब तीसरा सेंटेंस देखते हैं, जैसे क्या वे नदी में नहाते हैं। क्या वे, डू, तो यहां हम लोग क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया डू लगेगा, चूंकि ये बहुवचन है, बहुवचन है तो डू सहायक क्रिया लगाएंगे। डू दे, डू दे बाथ इन द रिवर। तो आंसर क्या होगा, यस। यस, दे का तो दे ही रहेगा, यस दे बाथ इन द रिवर, या फिर नो दे डू नॉट बाथ इन द रिवर। अब यही स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे है कि डू यू प्ले क्रिकेट, यस आई प्ले क्रिकेट, नो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। डू यू प्ले हॉकी, यस आई प्ले हॉकी, नो आई डू नॉट प्ले हॉकी। ऐसे डज राधा गो टू मार्केट, यस राधा गोज टू मार्केट, नो राधा डज नॉट गो टू मार्केट। डज राधा go to Mumbai, yes Radha goes to Mumbai, no Radha does not go to Mumbai. Do they bath in the river, yes they bath in the river, no they do not bath in the river. Do they bath in the pond, yes they bath in the pond, no they do not bath in the pond. तो इस तरह से आप देखेंगे तो हम लोग पहला जो यस नो में आंसर दिया जाता है वो तरीके का क्वेश्चन हमने सीख लिया है। अब इसके बाद दूसरा पढ़ाते हैं, आप इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए देखते हैं दूसरा नियम, इंट्रोगेटिव का ही है ये दूसरा। देखते हैं रूल, यदि वाक्य के बीच में क्या, कहाँ, कब, कैसे, कौन, कौन सा, कौन सी, कौन से, क्यों शब्द आए तो सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी लिखते हैं। इसमें एक नियम और हम आपको बताते हैं जो थोड़ा एक्स्ट्रा है, उसको देख लीजिए। रूल 2, यदि वाक्य में कौन, कौन शब्द आए और नहीं शब्द नहीं आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस लिखते हैं। और यदि नहीं शब्द आए
तो डज नॉट का प्रयोग करते हैं। अब कैसे करते हैं हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है तुम क्या पढ़ते हो, तुम क्या पढ़ते हो। ठीक, क्या पढ़ते हो। अब क्या बीच में आया तो इसकी अंग्रेजी हम लोग लिखेंगे व्हाट। व्हाट, अब तुम करता है तो डू सहायक क्रिया आएगा। व्हाट डू यू रीड, व्हाट डू यू रीड। तो आप बोलेंगे मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, आई रीड इंग्लिश, आई रीड इंग्लिश। अगर स्टूडेंट्स इसी सेंटेंस के ऊपर हम लोग देखें तो क्या की जगह कब लगा दे, तुम कब पढ़ते हो तो व्हाट की जगह पे व्हेन हो जाएगा, व्हेन डू यू रीड। तुम कहाँ पढ़ते हो, कहाँ लग जाए तो वेयर लग जाएगा, वेयर डू यू रीड। तुम कैसे, कैसे लगा दे तो हाउ हो जाएगा, हाउ डू यू रीड। क्यों लगा दे तो व्हाई डू यू रीड। तो ऐसे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बड़े आसानी से आपको ये सेंटेंस बनाने आ जाएगा। जैसे तुम क्या पढ़ते हो, व्हाट डू यू रीड, तो आई रीड इंग्लिश। अब दूसरा है जैसे तुम कब पढ़ते हो। ठीक, तुम कब पढ़ते हो तो क्या हो जाएगा, व्हेन डू यू रीड। तो आंसर क्या हो जाएगा, मैं सुबह में पढ़ता हूं, आई रीड इन द मॉर्निंग, आई रीड इन द मॉर्निंग। अब तीसरा सेंटेंस देखते हैं, तुम कहाँ पढ़ते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो। तो क्या हो जाएगा, कहाँ पढ़ते हो का अंग्रेजी हो जाएगा वेयर, वेयर डू यू रीड। तुम कहाँ पढ़ते हो तो आप बता दो उस जगह का नाम, आई रीड इन द कोचिंग, आई रीड इन द कोचिंग। अब एक क्वेश्चन बनेगा, तुम कौन सी कोचिंग में पढ़ते हो, तुम कौन सी कोचिंग में पढ़ते हो, तुम कौन सी कोचिंग। अब देखो ये कौन सी ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो अकेले नहीं चलता है, इसके साथ कोई कोई नाउन रहता है। जैसे देखिए कौन सी और कोचिंग दोनों एक साथ मिला लेंगे तो विच कोचिंग हो जाएगा, लेकिन साथ में मे शब्द प्रीपोजिशन भी है तो लगाएंगे इन विच कोचिंग डू यू रीड, इन विच कोचिंग डू रीड, तुम कौन सी कोचिंग में पढ़ते हो तो आप बोलोगे आई रीड इन द नेशनल, आई रीड इन द नेशनल कोचिंग। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कौन सी हो गया, तुम कैसे पढ़ते हो, तुम कैसे पढ़ते हो। अब कैसे की अंग्रेजी क्या होगी, हाउ, हाउ डू यू रीड। तुम कैसे पढ़ते हो तो आप बताओगे कि आई रीड विथ द हेल्प ऑफ टीचर। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आता है जैसे छठवां है, तुम क्यों पढ़ते हो, तुम क्यों पढ़ते हो। तो क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, वाई, वाई डू यू रीड, वाई डू यू रीड, तुम क्यों पढ़ते हो। तो इसका तीन तरीके से आंसर देखते हैं। जैसे देखिए आई रीड टू लर्न, आई रीड टू लर्न, मैं सीखने के लिए पढ़ता हूं, और ये टू लग गया है इन्फिनिटिव के तरीके से। और दूसरा है आई रीड फॉर लर्निंग, इसका भी मतलब वही है, मैं सीखने के लिए पढ़ता हूं, लेकिन यहाँ जीरंड का प्रयोग किया गया है। और एक तीसरा आंसर देख लेते हैं, आई रीड बिकॉज आई वॉन्ट टू
लर्न। मैं पढ़ता हूँ क्योंकि मैं सीखना चाहता हूँ। अब ये देखिए स्टूडेंट्स क्यों से भी हो गया। अब आगे देखते हैं, जैसे कभी कभी प्रश्न आता है तुम कितनी देर पढ़ते हो। अब कितनी देर की अंग्रेजी क्या होगी, हाउ लॉन्ग। कितनी देर की अंग्रेजी, हाउ लॉन्ग डू यू रीड। तुम कितनी देर पढ़ते हो, तो आप समय बता दोगे कि आई रीड 2 आवर्स। ठीक। अब जैसे अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कौन पढ़ता है। अभी कौन का नियम मैंने बताया था, कौन पढ़ता है, एक ये है और दूसरा है कौन नहीं पढ़ता है। मैंने आपको बताया था कि अगर वाक्य में कौन शब्द आता है और नहीं शब्द नहीं आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ कोई कर्ता होता ही नहीं है, तो एक वचन बहुवचन का कोई चक्कर ही नहीं है, तो कर्ता है ही नहीं है तो हम लोग वही एक वचन की सहायक क्रिया लगाएंगे। सहायक क्रिया क्या, हम मुख्य क्रिया। तो अब देखते हैं कौन पढ़ता है। कौन का अंग्रेजी होता है हु, पढ़ना के अंग्रेजी होता है रीड, तो यस लग जाए, हु रीड्स। कौन पढ़ता है, तो मान लीजिए मैं पढ़ता हूं, तो क्या हो जाएगा, आई रीड। ठीक। लेकिन अगर दूसरा क्वेश्चन है कौन नहीं पढ़ता है, कौन की अंग्रेजी क्या होगी, हु। अब चूंकि यहाँ एक वचन की सहायक क्रिया भी लगेगी, हु डज नॉट रीड, कौन नहीं पढ़ता है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि दिनेश नहीं पढ़ता है। मान लीजिए दिनेश डज नॉट रीड। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स अंत में, तुम किसके साथ पढ़ते हो। तुम किसके साथ पढ़ते हो। अब किसके साथ की अंग्रेजी क्या होगी, विथ हुम होगा, विथ हुम डू यू रीड। तुम किसके साथ पढ़ते हो, विथ हुम डू यू रीड, तो आप बता दोगे कि मैं अपने दोस्तों के साथ पढ़ता हूं, आई रीड विथ माई फ्रेंड्स। से जरूरी नहीं है कि दोस्तों के साथ ही पढ़ते हो, आई रीड विथ माई फ्रेंड्स, आई रीड विथ माई सिस्टर, आई रीड विथ माई ब्रदर, आई रीड विथ माई अंकल, किसी के भी साथ आप पढ़ते हो तो बता दोगे। तो ये स्टूडेंट्स आपका पूरा टेंस हो गया। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जितने भी प्रकार से हम लोग बात करने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने तकरीबन सारे तरीके बता दिए हैं। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, अभी इस पर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। जैसे मैं किसी से बात कर रहा हूँ, When do you read? तो बोलता है I read in the morning। जैसे मैंने पूछा Where do you read? So he will say Where do you read? I read in the coaching। In which coaching do you read? I read in national coaching। When do you read? I read in the morning। How do you read? I read with the help of teacher। Why do you read? I read to learn। I read for learning। I read because I want to learn। How long do you read? I read 2 hours। Who reads? I read। Who does not read? Dinesh does not read, Amit does not read, I do not read, with whom do you read? I read with my friends। ये पूरा आपका टेंस हो गया। इस पर हम और भी बात करेंगे। स्टूडेंट्स इसको बड़े अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये पहला टेंस है। ठीक इसी मेथड से आप देखेंगे ना, एकदम यूनिक सा मेथड है। आपको देखिए ट्रांसलेशन भी बता दिए, क्वेश्चन करना, आपको उस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे वो भी हमने बता दिया। तो अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसके तरीके से 12 टेंस आ जाएंगे। और इस टेंस के ऊपर हम आपको एक टॉपिक देंगे जिस पर हम आपसे बात करेंगे और बताएंगे कैसे बात करेंगे इस प्रेजेंट टेंस को लेकर के। सो प्लीज इसका प्रैक्टिस कर लीजिए और आशा है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।